पार्ट ए में अगर हम चाहें तो 20 आउट ऑफ 20 हम राइट कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि जो 27 से 30 का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। जो 2-3 मार्क्स है वो ही नहीं आ पाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम गजराज कुमावत है और मैं यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ। बताए बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि हमें रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, क्योंकि जो ओईटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता ही है कि रीडिंग सबसे ज़्यादा परेशान करती है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर सबको रीडिंग में ही आती है। उसके जो रीज़न है वो यही है कि एक तो टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उसको अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि जो 27 से 30 का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। जो 2-3 मार्क्स है वो ही नहीं आ पाते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना होता है। और जिसने 2-3 अटैम्प्ट दे दी है उनको अच्छे से पता है कि जो 2-3 मार्क्स का जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आए, तो मैंने सोचा है कि वैसे मैंने बहुत दिनों से कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज बना देता हूँ। मैंने अपनी रीडिंग कैसे क्लियर की, क्योंकि रीडिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पार्ट ए, फिर पार्ट बी एंड पार्ट सी की, और एंड में मैं बताऊंगा कि आपको कि जो कॉमन ट्रिक है रीडिंग की वो आपको कैसे यूज़ करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में 16-17 तो इजीली आ जाते हैं और उसमें आपको पता है कि 15 मिनट मिलते हैं और उसमें 15-16 क्वेश्चंस तो आराम से राइट हो जाते हैं। लेकिन जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है और उसमें वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चंस को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। सबके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता है कि पार्ट ए में सारे क्वेश्चंस राइट नहीं होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट ए में अगर हम चाहे तो 20 आउट ऑफ 20 हम राइट कर सकते हैं। सबसे इजी पार्ट यही है पार्ट ए, और इसमें हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें 20 आउट ऑफ 20 हमें करेक्ट करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि 16-17 तो इजीली आ जाते हैं, लेकिन जो 2-3 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से नहीं करेक्ट होते, क्योंकि उसमें वो लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आंसर सारे उसमें ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो थोड़ा टाइम का प्रेशर होता है क्योंकि टाइम कम मिलता है, 15 मिनट्स ही मिलते हैं। लेकिन वो सबसे ईजी है, अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आराम से आ जाते हैं। तो हमें कम से कम उसका टारगेट रखना चाहिए कि उसमें 20 आउट ऑफ 20 या फिर 19 तो उसमें करेक्ट हमें करना ही है, और वो मिल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा उसको आप छोड़ दें, लेकिन जो 16-17 क्वेश्चंस जो इजी होते हैं, फटाफट मिल जाते हैं, उसको फर्स्ट फटाफट कर ले। और जो 2-3 क्वेश्चंस बाकी रहते हैं उसके लिए क्या करना है, टाइम टाइम सेव करना है लास्ट में। तो फिर उसमें वापस उसको गैस करना है कि ये कौन से टेक्स्ट में मुझे मिल सकता है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और कौन से। क्योंकि जब तक आप 16-17 क्वेश्चंस करोगे राइट, तब तक आपको आइडिया आ जाएगा कि ये 2-3 क्वेश्चंस जो वापस अगर आप उस पर जाओगे और उसको पढ़ोगे तब गैस आ जाएगा कि ये कौन से टेक्स्ट से लिया गया है, टेक्स्ट ए, बी, सी या डी से। तो उसमें जाके उसको सर्च करना है और उसमें से मोस्टली मिल ही जाता है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़े। एक और बात मैं पार्ट ए के बारे में बता देता हूँ कि जैसा कि आपको पता ही है इसमें चार टेक्स्ट आते हैं। तो टेक्स्ट ए में कोई भी डिजीज़ है तो उसका ओवरव्यू आता है। टेक्स्ट बी के अंदर कोई उसके रीजंस आ जाते हैं कि ये जो डिजीज़ है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। टेक्स्ट सी के अंदर उसके प्रिवेंशन, या टेक्स्ट डी के अंदर मैनेजमेंट आता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है, तो जैसे 16-17 क्वेश्चंस तो आपने कर लिए, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चंस छूट रहे तो आप उस क्वेश्चंस को वापस पढ़ो और वो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। मैनेजमेंट से हो सकता है, प्रिवेंशन से हो सकता है, या ओवरव्यू से हो सकता है जिसमें डिजीज़ की डेफिनेशंस वगैरह है टेक्स्ट ए के अंदर, या फिर टेक्स्ट बी के अंदर जिसमें डिजीज़ के जो रीजंस है, उसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स है। अगर उससे रिलेटेड है तो आप डायरेक्ट उसी टेक्स्ट में जाके उसको सर्च करें और अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, तो आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। तो आप पार्ट ए करो, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई क्वेश्चंस नहीं मिल रहा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। आपको जल्दी से जल्दी मूव ऑन होना है और जितना जल्दी हो सके जो 16-17 क्वेश्चंस आसानी से मिल जाते हैं फर्स्ट उसको क्लियर करना है, और बाकी जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको टाइम सेव करके फिर वापस, इतने में आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस में हो सकता है, और वहाँ जाके आप उसमें से ढूंढें और वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं एक और बात बता देता हूँ कि पार्ट ए में क्या होता है कि फर्स्ट अगर स्कीमिंग और स्कैनिंग में अगर आप 1 मिनट ले रहे हो, अगर क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स ही होते हैं, तो बहुत सारे जने क्या होते हैं करते हैं कि
1 मिनट लेते हैं और उसको जल्दी से जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है 1 मिनट में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से पढ़ते हो उसको, तो नहीं तो आपको उसको हेडिंग और सब हेडिंग समझ में आती है और उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी समझ में नहीं आते। तो मैं क्या प्रीफर करता था कि 1 मिनट की जगह मैं 2 मिनट लेता था। अगर हमने उसको अच्छे से समझ लिया तो बाद में वो क्वेश्चंस को ढूंढते फटाफट हमें आंसर का पता चल जाता है कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, इस टेक्स्ट में पढ़ी थी और इस लाइन में पढ़ी थी और इसका कीवर्ड ये है, तो मैं वहाँ जाके उसको मैंने अटेम्प्ट कर लिया। तो उससे क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। शुरू शुरू में क्या मैं 1 मिनट लेता था तो उससे क्या होता था कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग पूरी होती नहीं थी कि कौन से टेक्स्ट में कौन सी चीज़ बोली गई है या फिर कौन सी चीज़ कहाँ पे बोली गई है। तो फिर मेरे को उसमें डबल टाइम लग जाता था क्योंकि मुझे वापस पढ़ना पड़ता था पूरा। नेक्स्ट हम पार्ट बी की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब पॉलिसी, हॉस्पिटल पॉलिसी वगैरह या फिर उसकी गाइडलाइंस वगैरह उससे रिलेटेड आते हैं। तो उसमें भी ये भी इजी पार्ट ही है अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू पार्ट सी। और जो सबसे टफेस्ट पार्ट आता है वो पार्ट सी आता है। तो अगर अगर हम चाहें तो इसमें भी 6/6 स्कोर कर सकते हैं। और पार्ट बी एंड पार्ट सी की टिक्स मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले हम पार्ट सी की बात कर लेते हैं। अगर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी जो है वो सबसे ज़्यादा टफ आता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा। और सबको ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो सबसे ज़्यादा पार्ट सी में आती है। उसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, 16 होते हैं, लेकिन उसमें 10 क्वेश्चंस करना भी मुश्किल होता है। अगर 10 भी उसमें हो जाता है तो हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन 10 भी आसानी से नहीं होते हैं क्योंकि वो टफ आता है और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, ऑप्शंस भी ज़्यादा आते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करता है। तो उसमें हमारे राइट क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं होते, तो उसकी वजह से हम 27 और 30 के बीच अटक जाते हैं ज़्यादातर अटेम्प्ट्स के अंदर। तो वही दिक्कत है। तो इसको कैसे क्लियर करना है, अगर मैं टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं एंड ट्रिक्स से फर्स्ट यही है कि जितना हो सके आप पार्ट एंड पार्ट बी में मैक्सिमम मार्क गेन करें। तो आपको पार्ट सी में मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट सी के अंदर क्या होता है कि जैसा कि मैंने बोला बहुत टफ होता है और दूसरा क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि अगर पार्ट ए में आपने 19 कर लिए और पार्ट बी में आपने 5 कर लिए तो 24 टोटल हो गए और आपको 6 क्वेश्चन ही राइट करना है पार्ट सी के अंदर। तो 6 तो इजीली आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ट्रिक यही है कि पार्ट ए में और पार्ट बी में मैक्सिमम मार्क्स लाए और ये ला सकते हैं और वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि पार्ट ए एंड पार्ट बी है जो आपको पास करवाने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी को एकदम अच्छे से बनाएं, उसमें कोई भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़े, पार्ट ए एंड पार्ट बी में एकदम मास्टर बन जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और पार्ट एंड पार्ट बी जब से सबसे ज़्यादा हेल्प करता है रीडिंग क्लियर करने की, तो सबसे ज़्यादा पार्ट एंड पार्ट बी पे अच्छे से फोकस करें और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करें। दूसरी टेक्निक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि पार्ट बी एंड पार्ट सी में काम करती है। तो पार्ट बी और पार्ट सी में एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है, जैसे पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में 4 ऑप्शंस होते हैं। तो 4 ऑप्शंस में आपको पता ही है कि 2 जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा इररिलेवेंट होते हैं। लाइक इररिलेवेंट मीन्स उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मीन्स वो सबसे अपोजिट ही बात करेगा, मतलब वो टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे रिलेटेड होगा ही नहीं, मीन्स वो एक अलग ही तरीके से बात करेगा। तो वो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचे कितने, 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस में ही आपको कंपेयर करना है। तो 2 ऑप्शंस को वापस क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और आंसर क्या कह रहा है। तो उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें भी आपको ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस के अंदर आपको राइट जो आंसर है उसमें आपको मिल जाता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है या फिर जो ऑप्शंस होता है उसमें खाली 1 या 2 वर्ड ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर, फाइनल आंसर है उसको लिखने से पहले आप जो क्वेश्चन है उसके साथ अच्छे से मैच करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और मैं आंसर क्या लिख रहा हूँ। तो उसके बाद आप जो राइट आंसर है उसको पिकअप करें। और कई जने ऐसे करते हैं कि वो लिख देते हैं और उसके बाद उनके दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है, ठीक है, तो उसको वापस चेंज करके वो वापस दूसरा ऑप्शन लिख देते हैं। लेकिन जब हम आंसर चेक करते हैं तो जो हम पहले लिखते हैं वही आंसर राइट आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसके बाद में। तो 90% केसेस के अंदर क्या होता है कि जो हम फर्स्ट आंसर जो हम पिकअप करते हैं वही राइट होता है। तो उस कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं करना है, जो लिखा है उसको रहने दे, कंफ्यूज नहीं हो और मूव ऑन हो जाए जितना जल्दी हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जो
एलिमिनेशन करने के बाद जो आंसर बचे हैं उसमें ही आपको अपना माइंड लगाना है, जो बचे हुए ऑप्शंस है। नहीं तो क्या, अगर आप एलिमिनेशन नहीं लगाओगे तो जो 4 ऑप्शन है उसमें फालतू आप माइंड दौड़ाते रहोगे और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो फर्स्ट जो जो इरिलेवेंट है उसको पहले निकाल दें और जो बचा है उसमें आप अपना माइंड दौड़ाएं और जो करेक्ट आंसर है उसको पिकअप करें और एक ही बार लिखे, चेंज नहीं करें कोई भी ऑप्शंस। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो ये है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर पार्ट ए थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आए, 2-3 क्वेश्चंस, और आप श्योर नहीं हो कि यार वो गलत हो या सही है, तो पार्ट बी और जब पार्ट सी कर रहे हो तो उसके बारे में नहीं सोचना है। जो हो गया सो हो गया, अभी जो चल रहा है उस पर ऊपर फुल कंसंट्रेशन रखें, फुल फोकस रखें। अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो जो अभी जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो उसके ऊपर आपका फोकस नहीं जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, एक वर्ड से भी पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है रीडिंग के अंदर, इतनी तो थोड़ा टफ होता है। तो 100% कंसंट्रेशन रखें। अगर आप पहले का सोचोगे तो जो अभी जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें रीड अलाउड की। रीड अलाउड रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप 20-30 मिनट्स रीड अलाउड रोज़ करें। तो उससे क्या होगा कि आप जब भी आप रीड अलाउड करते हो तो उससे क्या आपका कॉन्सेंट्रेशंस, आपने कभी नोटिस किया हो तो आप जब भी हम जोर से अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा फोकस उस चीज़ पे होता है, तभी हम उसी चीज़ को अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। नहीं तो अगर हम मन में पढ़े तो हमारा कंसंट्रेशन उधर नहीं रहता है, हम दूसरी चीज़ें भी हमारे माइंड में चल रही होती हैं, तो हमारा फोकस उधर नहीं होता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बराबर नहीं होती है। तो रीड अलाउड करोगे तो क्या होगा कि वो वर्ड बराबर हम समझ पाएंगे और उसका अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो इससे हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इससे हमारा टाइम सेविंग होगा, फटाफट हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो रीड अलाउड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें तो रिव्यू ऑल क्वेश्चंस वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो ये मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये टेक्निक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की इसने, कि सारे क्वेश्चंस जो है वो हमें रिव्यू करने हैं। हमने जैसे ही हमारी रीडिंग ख़त्म की उसके बाद जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमें रिव्यू करने हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो जैसे मेरा रीडिंग ख़त्म हुआ मैं हमेशा रिव्यू करता था कि कौन सा आंसर मेरा सही है और कौन सा गलत है। तो मेरा सही है तो क्यों सही है उसका मैं रीजंस देखता था कि इसने मुझे कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट किया लेकिन फिर भी मेरा आंसर राइट है, और रॉन्ग आंसर है उसने मुझे कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट किया और मेरा क्यों रॉन्ग है और ये आंसर क्यों राइट है। तो मैं हमेशा उसका रिव्यू करता था। हमें क्या करना होता है, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि एक रीडिंग की स्कोर कम आए तो दूसरा पेपर उठाएंगे, गुस्से से नर्वस हो जाएंगे और वो उनके मन में ऐसा था कि, तो दूसरा उठाया रीडिंग वापस किया, वो पहले से भी उसका स्कोर कम आता है, क्योंकि उस चीज़ में हमने क्या कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बैक टू बैक रीडिंग नहीं होती, क्योंकि इतना टाइम प्रेशर में रीडिंग करना और हमारा इतना फोकस करना, हमारा जो दिमाग है वो थक जाता है, तो उतना स्कोर नहीं होता, तो दूसरे रीडिंग में और स्कोर कम हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है हम पूरे नर्वस हो जाते हैं और पूरा हम मेंटली ब्रेक हो जाते हैं कि मेरे से ये चीज़ नहीं होती। तो रीडिंग भले आप दिन में एक करो लेकिन अच्छे से करो, क्वालिटी से करो, अच्छे से रिव्यू करो उसको, अच्छे से समझो उस चीज़ को। और अगर 2 रीडिंग करो 3 रीडिंग करो तो उसके लिए अच्छे से गैप दो, 2-3 घंटे का अच्छे से रेस्ट करो, ठीक है, अच्छे से ब्रेक लो। ऐसा नहीं बैक टू बैक रीडिंग करो, बैक टू बैक रीडिंग करोगे तो आपका माइंड थक जाएगा। वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता, कि कोई कोई बंदे कर लेते हैं लेकिन सब नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें। टेक्निक की बात करूँ तो वो है कि जो इसके 2 मोड होते हैं। फर्स्ट, अगर कोई बिगिनर है कि मतलब अगर किसी ने अभी शुरू किया है ओईटी की प्रिपरेशन करना, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो शुरू से ही अपने आप को प्रैक्टिस मोड में डाल देता है। तो 2 चीज़ें होती है, एक तो लर्निंग मोड होता है, एक प्रैक्टिस मोड होता है। तो जो बिगिनर होता है वो क्या है, शुरू से अपने आप को प्रैक्टिस मोड में डाल देता है। मतलब अगर पार्ट ए में 15 मिनट्स है तो वो 15 मिनट्स स्टार्ट कर देता है सॉल्व करने का। तो वो क्या, उस टाइम उसका प्रेशर होता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं सारे मिनट में सारे क्वेश्चंस कर लूँ। तो उसके चक्कर में 7-8 क्वेश्चन ही राइट होते हैं और बार बार वो सेम प्रैक्टिस करता है, तो उससे उसका इम्प्रूवमेंट तो होता ही नहीं, क्योंकि नहीं तो वो वहाँ पे रिव्यू कर रहा है, और दूसरी बात रिव्यू नहीं कर रहा तो उसको डिस्ट्रैक्शंस के पता नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से जो स्कोर है वो सेम कांस्टेंट आ रहे हैं और वो इम्प्रूवमेंट होता नहीं है। तो इसमें 2 मोड है, लर्निंग मोड एंड प्रैक्टिस मोड। तो लर्निंग मोड में आपको क्या करना है कि जैसे पार्ट ए या पार्ट बी, पार्ट सी, अगर आपको पार्ट ए अटेम्प्ट करना है तो 15 मिनट की जगह आप 20 मिनट लो, 25 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लर्निंग मोड में करो तो क्योंकि आपको उससे सीखना है कि मुझे ये कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे इसका आंसर राइट करना है, भले मुझे इसके लिए 1 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ढूंढ के राइट करना है। तो वो होता है लर्निंग मोड। उसमें आपको सीखना है कि मुझे ये कहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और मुझे किस तरह से आंसर ढूंढ के राइट आंसर करना है।
प्रैक्टिस मोड जब आप करते हो उसमें आपको फिक्स जो गिवन टाइम है उसमें आपको जो टाइम दिया है उसके अंदर करना है। प्रैक्टिस मोड में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। तो दो मोड से काम करें है। तो जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करे या फिर जो आपके टेक्स्ट में अगर कोई इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आपको लगती है कि ये वोकेबलरी बार बार यूज हो रही है लेकिन मुझे इसका पता नहीं है, तो आप उसके सिनोनिम्स देके उस वोकेबलरी को याद करने की कोशिश करें। जो कॉमन वोकेबलरी है जो बार बार आपको रीडिंग में आपके सामने आ रही है, तो उसको आप रीडिंग ख़त्म करने के बाद उसके सिनोनिम्स देखें और थोड़े थोड़े टाइम में वापस रिव्यू करते रहे, तो आपके थोड़ा जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें इम्प्रूव होगा और अल्टीमेटली आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरे मॉड्यूल से उसका इम्पेक्ट आप रीडिंग में नहीं पढ़ने दें। जैसा कि फर्स्ट मॉड्यूल अगर आपका लिसनिंग हो गया है तो लिसनिंग के बारे में कुछ नहीं सोचे, जैसा गया उसके बारे में नहीं सोचे। अभी लिसनिंग जो मॉड्यूल प्रेजेंट में चल रहा है उसके ऊपर फोकस करें। अभी जैसे रीडिंग चल रहा है तो रीडिंग में फुल फोकस करें, लिसनिंग के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा और नेगेटिव नहीं हो, कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहे। और बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं कि बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरे जान पहचान में भी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 8 बार OET दिया है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, छोड़े नहीं आप, गिव अप नहीं करना है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रैक्टिस जारी रखें। और मेरी तरफ से ये छोटी सी ट्रिक्स है और उम्मीद है कि ज़रूर आपको हेल्प करेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए।